नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। मंथन में आज उन मुद्दों पर हम बात करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के सामने रखने वाले हैं। प्रधानमंत्री के देश को संबोधन से ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि जिसका कोई वास्ता भारत पाक रिलेशन या ऑपरेशन सिंदूर या भारत पाकिस्तान के बीच जो जंगी हालात बने उनसे कतई नहीं था, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के पहले ट्रंप साहब खुद ही बखान करने लगे कि भारत पाक के बीच जो जंग थी उसको उन्होंने रुकवा दिया है। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, और ये राजनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से भी ट्रंप का बयान बहुत मायने रखता है। ट्रंप साहब ने ये फरमाया कि दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध होने वाला था, परमाणु संघर्ष होने वाला था। इस वजह से उन्होंने इंटरवीन किया। अब ये पता नहीं क्या कितनी सच्चाई कि परमाणु, चूंकि दोनों देश परमाणु संपन्न हैं, तो उन्होंने कहा कि दोनों देश आपस में परमाणु युद्ध करने वाले थे, हम बीच में पड़े और हमने ये युद्ध रुकवा दिया है। ये चलन चल पड़ा है विश्व में कि नेता क्रेडिट लेने की होड़ मचाते हैं कि कोई नेता फ़ोन करके कोई युद्ध रुकवा देता है, कोई मध्यस्थता करके रुकवा देता है। अजीब स्थिति हो गई है। यूक्रेन और रूस को एक साथ बातचीत के लिए राजी करने का क्रेडिट भी ट्रंप लेते हैं, और वो कहते हैं कि यूक्रेन और रूस को भी हमने एक साथ ला कर खड़ा कर दिया है। दोनों के बीच 3 वर्ष से लगातार संघर्ष चल रहा है। भारत पाकिस्तान की बात उन्होंने ताज़ा की। इससे पहले फिलिस्तीन और हमास को भी एक साथ एक पेज पर लाने के दावे और उसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप लेते रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो ये ताज़ा अभी थोड़ी देर पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं कोई ना किसी ने सवाल पूछा था, ना कोई रेफरेंस था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ब खुद ये बात कही कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होने वाला था। उन्होंने अपनी व्यापारिक स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया और कहा कि अगर आप दोनों देश लड़ोगे तो हम आपसे व्यापार नहीं करेंगे। और इस चेतावनी के बाद दोनों देश संघर्ष विराम करने पर राजी हो गए, सीज फायर करने पर राजी हो गए, और उन्होंने शुभकामनाएं दी कि दोनों देशों ने बहुत परिपक्वता दिखाई। डोनाल्ड ट्रंप ने इसका पूरा क्रेडिट लिया। इसकी बहुत सारे इसके मायने हैं, इसके राजनीतिक मायने हैं, इसके रणनीतिक मायने हैं, और इन मायनों को लेकर अब हम बातचीत करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो उनको देश को संदेश देना है, भारत को 8 बजे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से एक बार फिर दोहराया कि दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध टालने के लिए हमने ये समझौता कराया है, और हमने कहा कि अगर आप लोग समझौता नहीं करोगे, समझौता इन सेंस सीज फायर नहीं करोगे, तो हम आपसे व्यापार नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि परमाणु युद्ध की धमकी की आड़ में हम आतंकवाद जो पनप रहा है उसको पनपने नहीं देंगे। ट्रंप के सवाल का भी जवाब नरेंद्र मोदी ने दिया है अपनी इस बात में। एक ब्रेक ले रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में देश को एक क्लैरिटी दी। भारत की नीति क्या है उसको भी एक बार फिर से क्लियर किया, और जो बार अभी बातें हो रही थी कि परमाणु रिएक्टर को लेकर बात हो रही थी कि उसको लेकर भी एक तरीके से पाकिस्तान परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा था, परमाणु रिएक्टर में कोई लीकेज हो गया, इस तरह की जो अफवाहें और इस तरह की चीज़ें जो चल रही थी, उसको भी स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ब्लैकमेलिंग है, और परमाणु ब्लैकमेलिंग के नाम पर हम आतंकवाद को नहीं चलने देंगे, नहीं पनपने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी थोड़ी देर पहले, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, बिना किसी रेफरेंस के, बिना किसी सवाल के, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को क्रेडिट लेने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध टालने के लिए उन्होंने ये सीज फायर कराया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में देश को जो संदेश दिया, दुनिया को जो संदेश दिया, उन्होंने कहा कि विश्व समुदाय भी सुन ले कि हम तेज़ी से बढ़ते देश हैं, हम विकासशील से विकसित हो रहे देश हैं, और हम इस तरीके की चीज़ों को सहेंगे नहीं, हम शांति चाहते हैं। प्रधानमंत्री का जो भाषण था वो फोकस्ड
आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई पर था और जिस तरीके से रिटेलिएट किया, पाकिस्तान आतंकवादियों पर कार्रवाई के बाद बिलबिला गया और आतंकवादियों के साथ खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उसके बाद पाकिस्तान ने हमारे जो नागरिकों पर, मंदिरों पर, मिलिट्री बेस पर हमला किया तो फिर हमने उसे करारा जवाब दिया और नस्त नाबूद कर दिया। पाकिस्तान को याद दिला दिया छठी का दूध कि किस तरीके से चीज़ें भारत कर सकता है। तो कुल मिलाकर ये बहुत महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कही हैं और एक एक करके पूरे जो भारतीय सेनाओं को, देश के नागरिकों को, भारत की एकता और अखंडता पर उन्होंने बहुत खास तौर पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम एक हैं, अगर हमारी एकता रहेगी तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने उन तत्वों को भी एक संदेश दे दिया आज अपने इस संदेश में जो देश में हिंदू मुसलमान करते हैं, फिरका परस्ती करते हैं, नफरत फैलाते हैं, ऐसे तत्वों को भी प्रधानमंत्री ने एक संदेश दिया कि हमें एकता बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक नहीं रहेंगे तो फिर नेक नहीं रहेंगे। ये पुराना नारा है योगी आदित्यनाथ का और प्रधानमंत्री भी इसको कई बार कह चुके हैं। तो एकता का संदेश दिया है, आतंकवाद को सीधे सीधे संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर प्रतीक है हमारे आतंकवाद के खिलाफ स्टैंड का, हमारी नीति का, हमारी रीति का। ये कायम रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा अनवरत, ये कायम रहेगा। जब भी कोई हमारे ऊपर कोई आतंकवादी आक्रमण कोई करेगा, हम कहीं भी किसी भी देश में घुसकर मारेंगे आतंकवादियों को। बहुत ही दृढ़ता के साथ में नरेंद्र मोदी ने बहुत दृढ़ता के साथ में बताया कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जो शक्ति है, अगर जो हमारी शांति में जो लोग खलल डालेंगे तो हम उस शक्ति का इस्तेमाल जरूर करेंगे। और उन्होंने कहा कि युद्ध बिल्कुल कोई अच्छी बात नहीं, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन भगवान बुद्ध का जो संदेश है हम उसको मानते हैं। बुद्ध पूर्णिमा है और आज के दिन नरेंद्र मोदी का संदेश देना बहुत महत्वपूर्ण है। दिन और तारीख और समय भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और उन्होंने आज खुलकर कहा कि नहीं, हमने जब पहलगाम हमले के बाद हमने सीधे सेनाओं को छूट दे दी। और उन्होंने इस बात का पुरजोर तरीके से इस बात को कहा कि चाहे अमेरिका का 9/11 हो, चाहे भारत का 26/11 हो, संसद पर हमला, जितने भी हमले भारत पर हुए और अमेरिका के हमलों में जो लोग शामिल रहे हैं, उन आतंक की फैक्ट्रियों, जिन फैक्ट्रियों से वो लोग निकले हैं, अमेरिका की फैक्ट्रियों में नरेंद्र मोदी ने परोक्ष रूप से ट्रंप को भी एहसानमंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जो 26/11 से पहले जो 9/11 अमेरिका में जो हुआ था, उसके जो आतंकी थे, उनके जो आका थे, उनके अड्डों को भी हमने नष्ट करके विश्व समुदाय को संदेश दिया है कि हम आतंकवाद के मुद्दे पर विश्व समुदाय में कोई भेद नहीं करते, हम सबके साथ खड़े हुए हैं। तो हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। मंजू सेठ जी हैं, फार्मर एम्बेसडर हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। संजीव केरनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं और कश्मीर टाइम्स के संपादक हैं। तौसीफ शाह वरिष्ठ पीडीपी नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और कर्नल प्रदीप भाटिया डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद सभी का। और चूँकि ये ताज़ा मामला है और सीधे एम्बेसडर के पास मैं जाऊंगा, एम्बेसडर सेठ, मैं सीधे आपकी तरफ ही रुख कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री का जो अभी संबोधन है देश के नाम आपने सुना, जो चीज़ें लग रही थी, उम्मीद हम कर रहे थे कि प्रधानमंत्री उनमें क्लैरिटी देंगे, क्योंकि 3-4 दिनों से जब ये अजीब सी स्थिति हो गई थी और 10 तारीख से जब से सीज़ फायर हुआ तो बहुत सारे सवालात, बहुत सारी उंगलियां उठने लगी थी देश के अंदर भी और विश्व समुदाय में भी। कहा जाने लगा था कि ये आखिर हुआ क्या है। और हमारे तमाम जो एक्सपर्ट हैं, हमारे तमाम जो लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं मायूस हो रहे थे कि हम बड़े अपर हैंड थे, हमने क्यों सीज़ फायर कर लिया। तो एक तो प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया कि कहीं भी किसी तीसरे पक्ष का कोई इंटरवेंशन नहीं है। सीधे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को बात की तो हमने भी कहा चलो विचार कर लेते हैं, और पाकिस्तान ने आश्वस्त किया कि वो आतंकवाद नहीं फैलाएगा, भारत पर हमला नहीं करेगा। इस शर्त पर हमने संघर्ष विराम किया है। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग, एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि इसकी आड़ में हम आतंकवाद नहीं चलने देंगे। प्रधानमंत्री का मंतव्य, देश का संदेश देश के नाम, और इसके मायने क्या हैं विश्व समुदाय के लिए, आप जरा दर्शकों को हमारे समझाइए। आपने सही कहा, एक ये बड़ा क्लियर मैसेज था प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि ये जो सीज फायर हुई है ये पहल उस तरफ से हुई है और हम लड़ाई चाहते नहीं थे,
लड़ाई उनकी तरफ से शुरू हुई है, तो इसलिए हमें रिस्पॉन्ड करना जरूरी था। और हम चाहते हैं कि पीस रहे, शांति रहे, और हमने इसीलिए जब उनका डीजीएमओ का फोन आया तो हमने बिल्कुल एक अग्रीमेंट उनके साथ कर लिया, लेकिन शर्त के साथ कि अभी हमने सिर्फ उसको ऑन होल्ड रखा है, सीज फायर को। अभी इट्स नॉट हमारी प्रिपेयर्डनेस, और ये अभी हम नहीं छोड़ेंगे जब तक आप बिल्कुल हमें अश्योरेंस नहीं देंगे कि ये कोई इसका जो है फिर से ऐसा कोई भी हमला आपकी तरफ से नहीं आएगा। और बिल्कुल एक विश्व समुदाय को भी एक क्लियर एक संदेश दिया है प्रधानमंत्री जी ने कि हम हम एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, और हम बिल्कुल टेरर के अगेंस्ट हमारा ये फाइट है। हमें कंट्री के साथ कोई फाइट नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो उनका रवैया है पाकिस्तान का, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है। और हमने वो देखा, उनके जितने फ्यूनरल्स हुए थे, उनके जो आतंकी मरे थे, उनमें एक एक बड़ा अजीब लगा कि सारे आर्मी लोग इन यूनिफॉर्म और उनके वो क्या थे, रीथ और फ्लावर्स जा रहे हैं, फूल जा रहे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नाम से और वहाँ के चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर के नाम से। बहुत ही एक ये अटपटा सा लगा हमें कि ये राष्ट्रीय ध्वज भी, उन्हें राष्ट्रीय ध्वज भी पहनाया गया एम्बेसडर सेठ। एग्जैक्टली, राष्ट्रीय ध्वज में नेशनल ऑनर्स के साथ। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि इट इज लिटरली एम्बेडेड इन देयर गवर्नमेंट, उनके बिल्कुल अंदर है, और ये उसके बिल्कुल सपोर्ट करते चले जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने बड़ा साफ कर दिया कि ये जो आतंक का जो फैक्ट्री बना रखी उन्होंने वहां पे, और इतना उसको सपोर्ट करते हैं, उसको बंद जब तक नहीं करेंगे हम रेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक कंट्री की बात नहीं है, इनकी सारी दुनिया में जो भी टेरर अटैक्स होते हैं इनका सोर्स वहीं से है। तो ये क्लियर मैसेज है कि हम अगर इन थोड़ा भी अटैक हुआ, थोड़ा भी कभी टेररिस्ट अटैक हुआ, फिर तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे एंड वी विल एक्ट अकॉर्डिंगली। एक ये बड़ा क्लियर मैसेज है। हम बिल्कुल पहले वाला भारत नहीं रहा है कि हम कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब हो चुका। हमारी जो सब्र था, हम अभी भी रखेंगे सब्र, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तब हम बिल्कुल एक जवाब देंगे उनको। ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल हमें ना करें, और हम उसका भी जवाब देंगे। तो ये बहुत एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ थी हमारी, आपने जैसे वेरी राइटली कहा, और बहुत लोगों ने इसको सब लोग सरप्राइज थे और थोड़ा सा समझ नहीं आ रही थी लोगों को कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ थे, तो हमने क्यों नहीं जाके फुल्ली अपना जो मकसद तो वही था कि टेरर ग्रुप्स को हटाना, लेकिन whatever we wanted we could have achieved। लेकिन ठीक है, सरकार को और प्रधानमंत्री जी को जो लगा कि एक शांतिपूर्वक हम शांति चाहते हैं, हम कोई मिलिट्री वॉर कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, तो एक शांति की तरफ, सीज फायर की तरफ गए हैं हम लोग। हमारे दूसरे जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेके और जो दूसरे वीजास को लेके जो हमने एक्शन लिया है, वो अभी कायम है, उनको हमने रद्द नहीं किया अभी भी, दे आर स्टिल ऑन। एम्बेसडर, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल इस राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री के संदेश के ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक ट्वीट आता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बिना पूछे, बिना बताए ही यूं ही वो बताने लगते हैं, चौधरी बनने लगते हैं। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उसमें किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई रेफरेंस नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते समय वो बताने लगे, अपने आप ही बहबूदी करने लगे कि भाई हमने तो युद्ध रुकवा दिया है, दोनों देशों के बीच संधि एक तरीके से सीज फायर करा दिया है, क्योंकि दोनों परमाणु युद्ध करने वाले थे। ट्रंप साहब ने एक ऐसा खुलासा सनसनीखेज कर दिया कि कुछ कहने को नहीं। वो कह रहे हैं दोनों देश परमाणु युद्ध में ना जाएं, इसलिए हमने ऐसा करा, और हमने कहा कि हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे, इसके बाद हमने कराया। तो क्या ट्रंप इस पूरे घटनाक्रम को कोई नया और इसको और किसी तरीके से पेंट करना चाहते हैं, कोई नया रंग देना चाहते हैं? नहीं, आई थिंक वो जहां तक मुझे नजर आ रहा है वो इसका सब क्रेडिट लेना चाहते हैं कि जैसे, क्योंकि दो दूसरे युद्ध जो चल रहे हैं, यूक्रेन का और इसराइल का, और इसराइल हमास का, और वहाँ यूक्रेन रशिया का, तो वहाँ पे वो उनको इतनी कामयाबी नहीं मिली, और उन्होंने कहा था मैं 1 हफ्ते में 10 दिन में मैं खत्म कर दूंगा। वहाँ पे भी प्रोग्रेस हुआ है थोड़ा, लेकिन वो जो चाह रहे थे कि सीज फायर हो और खत्म हो ये मामला जल्दी से जल्दी, तो वो नहीं हो पाया। तो उनको ये लग रहा है कि इसके लिए मैं, क्योंकि बैक चैनल टॉक्स तो चल रहे थे, उनके वाइस प्रेसिडेंट की बातें चल रही थी दोनों देशों के साथ, तो NSA की भी बात हो रही थी, तो थोड़ा सा उनका शायद रोल होगा, लेकिन वो फुल क्रेडिट लेना चाहते हैं इसका, मुझे लगता है। उनको लगता है परमाणु युद्ध की बात कह के वो डरा रहे हैं क्या? हमें डरा रहे हैं, दुनिया को डरा रहे हैं कि भाई ये लोग परमाणु वाले लड़े जा रहे थे और हमने तो रोक दिया। ये तो पता नहीं ट्रंप साहब को क्या हो गया। कभी कहते हैं 1000 साल पुराना कश्मीर का विवाद है, या फिर ट्रंप इस मसले को, कश्मीर मसले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं?
बिल्कुल करना चाहते हैं और हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। और इसको भी प्रधानमंत्री जी ने बड़ा क्लियर किया है कि हम सिर्फ पीओके की बात करेंगे, हम किसी और चीज की बात नहीं करेंगे। अगर किया तो और अपने आप करेंगे, और बिल्कुल इंटरनेशनल मीडिएशन लेंगे, इसमें मध्यस्थता नहीं लेंगे। ये ठीक है, बड़ा साफ कर दिया। ठीक है, और ये ठीक है। प्रेसिडेंट ट्रम्प की, जैसे आपको पता है, वो थोड़ा अप्रोच उनका थोड़ा ऐसा ही है। कर्नल हर एक मामले पे, कर्नल हर एक भाटिया, हर एक थैंक यू एम्बेसडर, थैंक यू, अब बनी रहिए। कर्नल भाटिया, प्रधानमंत्री ने जो अभी लगातार संशय चल रहा था कि ट्रंप कश्मीर को, पूरे कश्मीर पर वो बात करना चाहते हैं कि तीसरी पार्टी कोई इंटरवीन वो खुद कर रहे हैं, किसी न्यूट्रल जगह पर बातचीत की वो बातें कर रहे हैं, उन्होंने तमाम जो इस तरीके के ट्वीट किए। तो प्रधानमंत्री जी ने जो मैंने सुना लगभग सारी चीज़ों का जवाब उन्होंने दे दिया है। तो अब जैसे उन्होंने कहा है कि भाई हमारी सेनाएं तैयार हैं, हम देखेंगे अगर कुछ गड़बड़ होगा तो हम बिल्कुल कहीं पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये किस तरह देख रहे हैं आप इसे? पहली बात तो मैं ट्रम्प साहब के बारे में एक टिप्पणी करना चाहता हूं। ही इज अ मैन हु शूट्स फ्रॉम द हिप। जी, लाउड माउथ हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, उसके बाद उससे गायब हो जाते हैं। 150% टैरिफ चाइना पे लगा के आज 10% कर दिया। 1000 साल पुराना विवाद भारत और पाकिस्तान का कश्मीर के ऊपर। तो ऐसा प्रतीत होता है एक जोकर की तरह बिहेव ना करें, थोड़ा सा संयम बरतें। जेडी वैंस के रूप में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, भारत में अभी होकर मोदी जी से मिलके गए हैं और उन्होंने बड़े अच्छे बयानात दिए थे। 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि हमें भारत पाक युद्ध से कुछ नहीं लेना देना, लेकिन अगले ही दिन प्रेसिडेंट ट्रंप और इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो, इन्होंने हस्तक्षेप किया और ये शायद पाकिस्तान के कहने पे हुआ। और शायद दुनिया को आज थोड़ी सी भनक मिल गई है कि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स, जिसको लोग कहते थे कि हमने इन्हें बनाया है चौकों पे लगाने के लिए नहीं, भारत के खिलाफ यूज करने के लिए, शायद इस सामरिक महत्व वाले हथियारों में आज दरार पड़ी है। उसके भूकंप के झटके झेले गए हैं और मेरा ये मानना है primarily this is the reason why this ceasefire has been forced upon India. इसमें 30 से अधिक देशों के राजनयिकों ने भारत को रिक्वेस्ट किया इस सीज फायर को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन हमारी कंडीशन ये रही शायद कि ये रिक्वेस्ट पाकिस्तान से डायरेक्ट हमारे डीजीएमओ तक आनी चाहिए और फिर हम इसे कबूल करेंगे। और उससे पहले भारत ने एक मास्टर स्ट्रोक चला, any act of terrorism in India will be considered as an act of war। तो ऑप सिंदूर हमेशा के लिए चलता रहेगा। जब जब पाकिस्तान प्रयास करेगा भारत में कोई आतंकवादी गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए, उसका जवाब सिंदूर 1 2 3 इंफिनिटी तक चलेगा, जब तक पाकिस्तान से ये टेररिज्म खत्म नहीं हो जाता। जी। अच्छा, प्रधानमंत्री ने एक बड़ी महत्वपूर्ण और बात कही। उन्होंने कहा कि हम अब सरकार और आतंकवादियों को अलग अलग नहीं देखेंगे। जिस देश से आतंकवाद प्रायोजित होगा भारत के लिए, हम उस देश की सरकार को भी आतंकवादी सरकार मानेंगे। जो फोटो जिसमें आतंकवादी को शरीर कफन में था, जनरल्स खड़े हुए थे, ये फोटो, दिस पिक्चर इज गोइंग टू हॉन्ट पाकिस्तान फॉर एजेस। इसको एक उदाहरण दिया जाएगा दुनिया के सामने कि पाकिस्तान की फौज और आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है। उनका DGISPR एक आतंकवादी का पुत्र है। इसी प्रकार बहुत सारे पिता जो पाकिस्तानी फौज में हैं, उनके पुत्र आतंकवादी हैं। तो आतंकवादी और आर्मी का एक समन्वय, एक ऐसा कोहेशन है जो पाकिस्तान को हमेशा से लेके चला है। पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी टेररिज्म को सपोर्ट करके भारत के ऊपर टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 cuts हैज बीन देयर फॉर एजेस। तो इसमें किसी को कोई शक नहीं है। लोग 9/11 से पहले नहीं मानते थे, खासकर अमेरिका नहीं मानता था टेररिज्म को, लेकिन धन्यवाद उसामा बिन लादेन का, जिसने अमेरिका को ये सबक सिखाया और आतंकवाद का जो श्राप भारत झेल रहा था
पूरी दुनिया के सामने आया। ठीक बात। लंदन ब्लास्ट, ब्लास्ट इन स्पेन और बाकी जगह पे जो ब्लास्ट होते रहे, प्रधानमंत्री ने उसके जिक्र कारण- किया है आज अपने 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 संबोधन में लंदन ब्लास्ट का भी जिक्र किया उन्होंने कि हमने केवल भारत के जो कसूरवार थे उन्हीं को नहीं मारा है, हमने लंदन ब्लास्ट और जो 9/11 जहां से पैदा हुए उन फैक्ट्रियों को भी हमने नष्ट कर दिया है। लंदन के दौरे पे थे और मैं उनको रिसीव करके उनके गंतव्य पे ले जा रहा था और उसी टाइम पे पूरा लंदन में ब्लॉकेड हो गया था, सब कुछ रोक दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद दुनिया ने हमेशा टेररिज्म को एक अलग निगाह से देखा है। भारत का टेररिज्म भारत के लिए केवल, उसे ग्लोबल टेररिज्म नहीं माना गया और ये दुर्भाग्य रहा भारत का कि हम लोग इसको ग्लोबली एक्सपैंड नहीं करा पाए। हाँ, वो अभी तक भी नहीं कर पाए। करल में आऊँगा। तौसीफ साहब वरिष्ठ पीडीपी नेता हैं, कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं। तौसीफ साहब, बहुत सारे सवालात अब इस संघर्ष विराम के बाद देश के अंदर पूछे जाने लगे थे। दो दिनों से बहुत ज़्यादा ये सिलसिला चल पड़ा था। इस पर एक तो आपकी पार्टी का स्टैंड और आपकी टिप्पणी क्या है, एक कश्मीरी होने के नाते, पार्टी कम कश्मीरी होने के नाते मैं आपसे ज़्यादा जवाब चाहूँगा इस संदर्भ में। अनम्यूट करिए तौसीफ साहब। सॉरी जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ द पैनलिस्ट और आपको भी चौहान साहब मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद। तो मैं इसमें ये कहूँगा कि देखिए, ये जो सीज फायर हुआ, नॉर्मली अगर हम कहें तो सीज फायर की जगह नहीं थी, पर यह देख के कि जाने जा रही थी दोनों तरफ से, बेगुनाहों की जाने जो दोनों तरफ से जा रही थी, वो जैसे कि हमने देखा कि ये पहलगाम से शुरू हुआ, वहाँ पर पहले 28 जाने गई और अब इसके बाद जो ये पिछले 4 दिन से जो जंग छिड़ी हुई थी, तो इसमें भी हमारे बॉर्डर्स पर, अगर आप बारामूला बॉर्डर, उड़ी बॉर्डर, रजौरी बॉर्डर, जहाँ जहाँ भी हमारे बॉर्डर्स फैले हुए हैं, वहाँ से अगर आप देखें तो जितने भी नॉर्मल गरीब लोग थे उनका हमला हुआ है, वही इसमें ज़्यादा ग्रस्त वही इसमें हुए हैं। इसके अंदर उन्हीं का ज़्यादा नुकसान हो, उनके मकान, उनके बच्चे, उनके जो भी माल मवेशी था। कि हम देखिए, ये स्टेटमेंट आपको थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा और लेवल से जब हमने हिंदुस्तान के साथ जो इलाक किया था, तो उसमें हमने हिंदुस्तान को जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान चीन, ये सारा दिया था हिंदुस्तान को हमने संभालने के लिए, क्योंकि हमसे नहीं संभलता था। जो पाकिस्तान से हमला हुआ था, तो उस समय पाकिस्तान ने जो हमला किया था, जो उस समय कबाइली हमला हुआ था, तो हमने हिंदुस्तान को दावत दी थी कि आप आइए और अपनी फौज लेकर आइए, हमें डिफेंड कीजिए। मगर वो जो हमारा हिस्सा, जिस जम्मू कश्मीर को 3 हिस्सों में बांटा है, हम आज तक इंतजार कर रहे हैं कि हमारा वो हिस्सा वापस आएगा, जिस पर हमारा हक है। वो पार है, उसका हिस्सा पार है, वो इलीगल है, लीगल है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। मेरे हिसाब से वो बिल्कुल इलीगल है उनके पास। वो हिस्सा हमें आप पीओके की बात कर रहे हैं ना? इस देश के लोग पीओके के नाम से मुझे लगता है ज्यादा जानते हैं उसको। एग्जैक्टली पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर जिसमें अपना गिलगित बल्तिस्तान है, मुजफ्फराबाद है जी, तो वही चीजों की बात कर रहा हूं मैं। इसकर दो अक्साई चैन में, ये अपना चाइना के पास। तो मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि हम इंतजार कर रहे थे कि शायद उस पर कोई बातचीत हो, मगर यहां तो उल्टा ही हो गया। यहां हमने ये देखा कि अमेरिका अभी जम्मू कश्मीर के मसले को दोबारा इंटरनेशनलाइज कर रहा है, जबकि ये पिछले 5 साल से अब एक हद तक ये हमारा डोमेस्टिक मसला हो गया था। 15-16 साल, बल्कि मुझे लगता है इतना वक्फा हो गया है। एक हद तक ये हमारा इंटरनल बायलैटरल मसला हो चुका था अब। मगर हम ये देख रहे हैं कि इस जंग के रिपरकशंस ये निकले कि जम्मू कश्मीर दोबारा इंटरनेशनलाइज हो रहा है, दोबारा से इंटरनेशनलाइज करनी है इसको। तो ये मुझे लगता है कि ये इसका बहुत बड़ा, ये अगर ज्यादा मसला उछला, और दूसरा जो पाकिस्तान की तरफ से हमने देखा जंग से पहले जो उन्होंने अपना शिमला एग्रीमेंट तोड़ा, या यहां से जो इंडस बॉर्डर ट्रीटी टूटी, तो उसकी वजह से अब इसका चाइना भी पार्ट बन गया। बिकॉज जो इसके शिमला एग्रीमेंट में 2 ही पार्टीज थी, इंडिया पाकिस्तान। इन्हीं 2 पार्टीज ने
जो भी आपस में फैसला करना था, तो जो ये एग्रीमेंट्स चाहे हमारी तरफ से टूटे या उधर पाकिस्तान की तरफ से टूटे, तो जो टूटे उसके रिपरकशंस गलत जम्मू कश्मीर पर ही आ रहे हैं जी। ये मेरा कहना है कि इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये मसला ज्यादा इंटरनेशनलाइज ना हो। जी जी, ये प्रधानमंत्री ने लेकिन आज अपने संबोधन इस बात को कहा कि पाकिस्तान से बात केवल टेरर और पीओके पर होगी, और कोई और वो इस खुशफहमी में ना रहे, इस कहीं गुमान में ना रहे कि नहीं हम कश्मीर पर उससे बात करने जा रहे हैं और अमेरिका उसको इंटरवीन करेगा। प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा है, देश को बताया है ये बात? नहीं, उन्होंने देश को बताया है, पर जो ये हमारे नैया जो बिग ब्रदर बन के बैठे हुए हैं, जो हर मसले में टांग अड़ा रहे हैं, जो जहां नहीं जाना है वहां भी जा रहे हैं, जहां जाना है वहां भी नहीं जा रहे हैं, वो तो कनाडा को भी अपना हिस्सा बना रहे हैं, वो तो मैक्सिको को भी अपना हिस्सा बना रहे हैं, जहां जहां जो दुनिया में जो है वहां अपना हिस्सा बना रहे हैं। तो शायद मुझे लगता है कि उनका एक स्टेटमेंट आया था कि भाई ये अपने 1000 साल का, ये 1000 साल पुराना मसला है और जम्मू कश्मीर बेसिकली बिलोंग करता है फॉरेनर्स को, अंग्रेजों को बिलोंग करता है। शायद अब उनकी नजर मैक्सिको से हटके नहीं, अपने कनाडा से हटके जम्मू कश्मीर पर आ गई है। तो वो चीज को हमको देखना है कि वो चीज ज्यादा इंटरनेशनलाइज ना हो, ज्यादा आगे ना बढ़े। अच्छा, इसके खतरे क्या देखते हैं तौसीफ साहब आप? अगर ऐसा करने में अमेरिका कहीं ना कहीं 1-2% सफल हुआ तो क्या खतरे देखते हैं आप? देखिए, हम दोबारा से वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था जी। जहां अब नॉर्मल हालात अभी हो रही थी, जहां अब लोग नॉर्मल ये समझ रहे थे कि नहीं, जो हुआ सो हुआ, जो भी पिछले 35 साल से हुआ वो सही नहीं हुआ, हम बिल्कुल कहीं नहीं पहुंचे, सिर्फ नुकसान हुआ। मगर ये अगर थोड़ा भी इंटरनेशनलाइज हुआ और अगर इसको ज्यादा हाइप लगी तो हम दोबारा से ग्राउंड जीरो पर वापस आ जाएंगे, जहां से शुरू की थी वहीं दोबारा वापस आ जाएंगे, फिर दोबारा वही हालात पैदा हो जाएंगे। तो जो बात आप कह रहे हैं कि जो आप कश्मीर का जो हिस्सा चला गया है, ये तो आप क्लियर तौर पर मान रहे हैं कि वो इलीगल है, पाकिस्तान के पास, हमारे पास होना चाहिए। बेशक हमारा हिस्सा है वो। तो ये तो सरकार के लिए बहुत अच्छी बात है कि कश्मीरी इस बात को चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है भारत सरकार के लिए कि भाई कश्मीरी चाहते हैं कि पीओके लाओ, उस हिस्से को वापस लेकर आइए, उसको हमारे साथ वैसे ही जोड़िए जैसे वो पहले हुआ करता था, 60 की सदक से पहले जैसे हुआ करता था, वैसे ही उसको हमारे साथ वापस जोड़िए जैसे 47 में हुआ करता था। जी जी जी। संजीव किरनी जी, तौसीफ साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और जिस तरीके से पूरा देश इस बात को कहता है और ख़ासतौर पर सत्ताधारी दल के लोग हर वक्त इस बात को कहते हैं पीओके लेकर रहेंगे हम। तौसीफ साहब कश्मीरों के नुमाइंदे होने के नाते वो इस बात को बहुत स्ट्रांगली कह रहे हैं कि भाई हमारा हिस्सा अक्साई चिन्ह भी था, और ये भी तो हमारा जो पार्ट है कश्मीर का वो तो हमें मिलना चाहिए। तो ये तो एक सरकार के लिए बहुत अच्छी बात है। अब आप जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर तो मुझे लगता है कि जो ट्रंप ने एक तरीके से जो शरारत में ही मैं कहूँगा, हालांकि वो किसी देश के, एक बहुत बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, लेकिन ये शरारत ही है, हमारे साथ शरारत ही हो रही है उनकी लगातार। और शायद के न्यूज़ पहला ऐसा चैनल है, पहले दिन फर्स्ट डे जैसे ही उनका बयान आया था मैंने इसकी मजम्मत की थी, और आप इस कार्यक्रम में थे मेरे साथ, मैंने कहा था कि ये कुछ खुराफात कर रहे हैं तब तक, और उसके बाद लगातार खुराफात जल रहा था, खुराफात उनका शुरू है। और आज प्रधानमंत्री जी के बोलने से ठीक पहले उन्होंने कहा तो परमाणु युद्ध होने जा रहा था। क्या हो रहा, कहाँ से उनको आकाशवाणी हो रही, क्या हो रहा है, कैसे 1000 साल पुराना मुद्दा बताते हैं? अरे वो 47 में तो एक ही देश था, 1000 साल पुराना कहाँ हो गया? तो ओवरऑल कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे कैसे देखें? अनम्यूट करिए संजीव। संजीव जी, संजीव जी हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको, अनम्यूट करिए। अब आप सुन रहे हैं ना मुझे? हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। हाँ, मैं ये कह रहा था, सबसे पहले तो मेरे पैनल में बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार जी, आपको भी। तो जो ये तौसीफ जी ने कहा, मैं उसमें थोड़ा सा ये आपको बताऊं, जब 47 में कबायली हमला हुआ था ना, उसके बाद हमारी जो रियासत है जम्मू कश्मीर, ये गिलगित बल्तिस्तान से लेकर गुरदासपुर तक हमारी रियासत थी।
और वो जो समझौता हुआ था उस समझौते के साथ ये सारी रियासत हमारी जो जम्मू कश्मीर की थी वो हिंदुस्तान के साथ जुड़ गई थी। उसके बाद जो हुआ था, पाकिस्तान ने इसके लिए बीच में हस्तक्षेप किया। उसके बाद यूएनओ ने इसमें हस्तक्षेप करके उन्होंने कहा था कि आप पहले अपनी इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनाओ। वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनाई गई, वो उस समय के जो हुक्मरान रहे होंगे उन्होंने एलओसी अपना पीओके वालों को बाहर निकाल दिया था। जो उनको मैं समझता हूं कहीं ना कहीं उनको आज भी इस बात का मलाल है कि हमारे साथ सुतेला व्यवहार हुआ, हमें निकाल दिया गया। वो आज भी, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको अपना माना नहीं, हिंदुस्तान ने उनको निकाल दिया, तो वो कहीं ना कहीं उन लोगों में आज भी वो दुख दर्द उनमें छिपा हुआ है। गुजरात के जो पाकिस्तान का गुजरात है उस इलाके की बात कर रहे हैं आप? जी 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 नहीं, अपना पीओके में भी जितने लोग हैं उनको भी जब यूएनओ ने ये हस्तक्षेप किया था, उन्होंने कहा था कि आप पहले अपनी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल बनाओ, एलओसी बनाओ अपनी। उस समय ये पीओके के लोगों को बाहर निकाल दिया गया था। तो वो कभी ना कभी उनके अंदर ये दर्द है आज भी कि आपने हमें निकाल दिया, उन्होंने हमें अपनाया नहीं, है ना। पाकिस्तान में आज भी उनके साथ सुतेला व्यवहार होता है। तो वो उनका जो दुख है वो तो मैं मानता हूं कि उनको वो काफी वो ये तौसीफ जी ने कहा तो उनको हमारे साथ जोड़ना चाहिए, फिर से हमारे साथ पीओके जो है वो हमारा जम्मू कश्मीर का एक अभिन्न अंग था, वो फिर से बनना चाहिए। लेकिन यहां मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान, आप जैसे क्रिकेट का मैच में थोड़ा सा इसको चेंज करूंगा, क्रिकेट का मैच हम देखते हैं ना, एक टीम जीतने के लिए खेलती है और एक टीम ड्रा के लिए खेलती है। पाकिस्तान जो था वो ड्रा के लिए खेल रहा था जी, कि मैच ड्रा हो जाए उसके बाद जश्न मनाए जाए। वो ड्रा के लिए खेल रहे थे, हम जीतने के लिए खेल रहे थे और हमने ये प्रूव कर दिया हम जीत गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी को ये लगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है वो रजौरी पुंछ के लोगों ने झेला है, जिनके ऊपर वो अंधाधुंध फायरिंग और शेलिंग की गई, वहां काफी लोगों का हुआ। तो प्रधानमंत्री जी को कहीं ना कहीं ये चीज भी ध्यान में थी कि हमारे बेगुनाह लोगों को, जो नागरिकों को मारा जा रहा है, उसको भी उन्होंने ध्यान में रखते हुए ये जो सीज फायर का जो मैं समझता हूँ फैसला था कि ये एक उनका एक मैं समझता हूँ कि एक काबिल तारीफ था कि उन्होंने मौके की सिचुएशन को देखा और उसको देखते हुए ये सीज फायर का फैसला लिया। लेकिन यहाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान में जो जश्न मनाए जा रहे हैं वो इसलिए मनाए जा रहे हैं कि एक टीम ड्रा के लिए खेल रही थी, उन्होंने मैच ड्रा करवा दिया है। जी जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात संजीव केरनी ने कही। सभी लोग, सभी मेहमान बने रहें, एक ब्रेक पर जा रहा हूं और ब्रेक के बाद कुछ और बिंदु, चीन की क्या भूमिका है, चीन क्यों बहुत इंटरेस्टेड है, चीन ने तो ऐलान कर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ में, इसके मायने क्या हैं, क्या अमेरिका और चीन में जो जेनेवा में समझौता हुआ, व्यापारिक समझौता, क्या अमेरिका और चीन दोनों मिलकर भारत पाकिस्तान को काबू में करना चाहते हैं या काबू में करने की उनकी मंशा है? बड़ा सवाल। संबोधन में दो तीन चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं सहेंगे, इसे डिकोड करने की ज़रूरत है। और कौन ब्लैकमेल कर रहा? क्या ट्रंप के बयान पर वो रिएक्ट कर रहे थे बिना नाम लिए? ये पाकिस्तान की तरफ से कोई बात आई या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कोई बात कही? और अभी ये बात आई कि लगभग 30 देशों के लोगों ने भारत से अनुरोध किया कि भाई इसको बंद करिए। उसको उनके क्या इंटरेस्ट हैं? ये बहुत सारे बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं। कर्नल प्रदीप भाटिया डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। कर्नल साहब, ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। प्रधानमंत्री का इशारा न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का जो जिसके मुतालिक उन्होंने बात की, वो किस ओर था? वो क्या कहना चाह रहे हैं, इस देश को क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, 6 तारीख से पहले पाकिस्तान से जो बयान निकल रहे थे उसमें उनके डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों ने ये बात कही थी जब उनके इंटरव्यूज हो रहे थे कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हैं, ये हमने सजाने के लिए और चौकों पे लगाने के लिए नहीं रखे हैं, ये भारत के खिलाफ इस्तेमाल के लिए रखे हैं जी। और ये बात लगातार हम लोग सुनते आ रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स भारत के खिलाफ हैं। हमने कभी न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी किसी को नहीं दी और हमारी पॉलिसी के अंदर है नो फर्स्ट यूज। यदि हमारे ऊपर हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा तब हम कंसिडर करेंगे न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने के लिए। पाकिस्तान ने इसको हमारी कमजोरी समझा। पाकिस्तान ने सोचा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल करके उसके नीचे जो थ्रेशोल्ड बनती है
जिसमें वो मिलिटेंसी और टेररिज्म को यूज करके भारत को कष्ट देते रहेंगे, ब्लीड करते रहेंगे, हमारी इकोनॉमी और हमारे कश्मीरी साथियों को परेशान करते रहेंगे जी। वो कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन ये जो मौका इस बार मिला भारत को, भारत ने प्रूव कर दिया कि आपकी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से ऊपर हम निकल चुके हैं, हम उसको तवज्जो नहीं देना चाहते इस समय पर, और जब चाहें आपके न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स पे हमला कर सकते हैं। शायद छगाई हिल्स और करनी हिल्स में जो हुआ है ब्रह्मोस का हमला, उसमें उम्मीद है कि पाकिस्तान के सामरिक महत्व वाले जो हथियार हैं उनको नुकसान पहुंचा है। ये कुछ दिनों में जग जाहिर होगा, इसके कुछ इंडिकेटर्स मिल चुके हैं। अमेरिका से एक टीम आना, इजिप्ट का एक जहाज आना जो कि कुछ रसायन लेकर आया है जिससे रेडिएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ये बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिसपे बयान नहीं निकल रहे हैं। तो स्थिति ऐसा लगता था शायद आज इस पर सवाल भी किया था, जो एयर मार्शल से सवाल भी किया था, तो उन्होंने कहा था कि अरे मुझे नहीं पता था कि यहाँ ऐसा कुछ है भी, ये मुझे आपसे सूचना मिल रही है। जी, ये उन्होंने उस जवाब से ये जाहिर कर दिया कि ये जो हुआ शायद हुआ होगा, हमें नहीं मालूम, लेकिन इसके पीछे ब्रह्मोस की जो एक्यूरेसी है 1 मीटर रेडियस की, वो जाहिर हो गई, जग जाहिर हो गई। आप देखिए मोदी जी ने आज जो भाषण लिया, ये 15-20 मिनट का, 25 मिनट का, इसमें उन्होंने अपना देश का इक्विपमेंट भी बहुत लोगों को बेचने की ऐलान कर दिया इनडायरेक्टली। तो मोदी जी उन्होंने कहा कि स्वदेशी जो भारत के बने हथियार, मेड इन इंडिया जो डिफेंस हैं, वो बहुत एक्यूरेट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही मारक हैं, बहुत ही सफल हैं। ये बात कही। मैसेज साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और मे बी साउथ अमेरिकन नेशंस को पहुंच गया होगा। अभी देखिए आप, आने वाले समय में कतार लगेगी ब्रह्मोस खरीदने के लिए, विच इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट गाइडेड मिसाइल इन द वर्ल्ड टुडे। जी नहीं, एक इस ब्रह्मोस का अगर जिक्र आपने छेड़ दिया तो एक सवाल और भी बहुत ज़्यादा मीडिया, सोशल मीडिया में चर्चा में है कि कोई ऐसा देश नहीं है जो ये बताए, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कि साहब हमारी मिसाइल, हमारी फला मिसाइल फला जगह बनती है, लेकिन भारत में राजनेता, मिनिस्टर ब्रह्मोस यूनिट के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवा के डाल रहे हैं। इसको हम किस तरीके से देखें? आप सोशल मीडिया पे जाइए, गूगल में सर्च करिए कि राफेल कहाँ बनता है और कोई एमिनेशन कहाँ बनता है, आपको पिन पॉइंट लोकेशन मिलेगी। यूएस के अंदर मिसाइल लोकेशंस कौन कौन सी हैं जहाँ मिसाइल प्रोडक्शन हो रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भारत ने डिक्लेयर कर दिया कि हम लखनऊ में इसका प्रोडक्शन करेंगे। आजकल छुपा नहीं है कुछ भी, और मिसाइल का बनना एक जगह पर मतलब। अच्छा, क्या ये सैन्य दृष्टिकोण से क्या ये शक्ति संतुलन भी होता है कि साहब हमारे पास बहुत बड़ा वाला तोप है ना, तो हमसे थोड़ा सतर्क रहो, क्या ये भी बताने का मकसद होता है पीछे? देखिए, ये सामरिक महत्व वाले हथियार हैं जिनको स्ट्रेटेजिकली यूज किया जाता है, और इनका होना एक देश के पास एक बहुत बड़ी बात होती है। और हमने तो आज इसका प्रदर्शन भी कर दिया कि इसकी एक्यूरेसी क्या है। 11 एयर बेसेस को पिन पॉइंट टारगेट्स लेकर नष्ट किया, रडार्स के डोम्स के ऊपर गिरा के रडार्स को नष्ट किया, एयरक्राफ्ट हैंगर्स को नष्ट किया, नूर खान बेस के जो एयरफील्ड की स्ट्रिप है उसको बर्बाद किया। इतनी एक्यूरेसी बहुत कम हथियारों में होती है। और साथ में हमारा जो नाविक सिस्टम है, गाइडेंस सिस्टम, उसकी आज वाहवाही दुनिया भर में हो रही है, जो कि जीपीएस से भी बेहतर सिद्ध हुआ है। तो आप कर्नल भाटिया, ये आप कहना चाह रहे हैं कि जो वैश्विक बाजार है हथियारों का, जिसके अभी किंग अमेरिका, चीन, जर्मनी, फ्रांस हैं, क्या भारत भी उनमें एक बड़ा प्लेयर, रूस भी है, क्या बड़ा प्लेयर भारत भी बनने की इच्छा रखता है, और उस ओर क्या आप इसको देख रहे हैं? हमारी अभिलाषा है जी। मोदी जी ने 2047 में भारत को एक विकसित देश करने का जो ऐलान किया है, ये एक छोटी गतिविधि है उसमें कि हम लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आगे आ जाएं और
हमारा डिपेंडेंस जो बाकी देशों के ऊपर है, आज रफाल खरीदने पड़ते हैं, तो हो सकता है 2047 में हम लोग अपने हथियार बनाकर, अपने एयरक्राफ्ट बना के हाल के जरिए दुनिया के देशों में भेजें। ये हमारी अभिलाषा है, इसकी तरफ कार्यरत हैं और बहुत से प्रोजेक्ट्स, बहुत सी प्राइवेट कंपनीज इसमें शामिल हो चुकी हैं। डिफेंस प्रोडक्शन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है भारत में। हमारे पास टेक्नोलॉजी और टैलेंट की कमी नहीं है देश में। तो आने वाला समय ये जाहिर करेगा दुनिया के लिए कि भारत के पास क्या क्या क्षमताएं हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने रखी हैं। संजीव किरनी, कश्मीर टाइम के संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव किरनी, आतंकवाद की बात हो जाए, जैसे आप ओवरऑल देखें, ट्रंप को देखें या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को देखें, तो वो उनका जो फोकस दिखा वो भारत पाक के बीच लड़ाई ना हो, इस बात को लेकर फोकस दिखा। आतंकवाद का मुद्दा जिसको लेकर हम चले थे वो विमर्श नहीं बन सका, वो केंद्र बिंदु में नहीं आ पा रहा। अभी भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो आतंकवाद का मुद्दा है उसको अभी तक हम एक अंतर्राष्ट्रीय विमर्श बनाने में भी कामयाब नहीं हो पाए। इसको किस तरीके से हमें और आगे चीजों को करना चाहिए? चौहान साहब, एक चीज है, वो कहते हैं ना, जो तन लागे सो तन जाने। जी, हमारे भारत में आप देखिए 45 सालों से आतंकवाद, पहले पंजाब में था, उसके बाद कश्मीर में है ना जी। तो इसको पूरी दुनिया ने कब माना? जब 9/11 हुआ। अभी भाटिया साहब जी ने कहा लंदन में हुआ। उसके बाद इनको लगा, जब इनको भी लगी ना, इनको लगा कि नहीं, आतंकवाद वाकई एक सब्जेक्ट है। मैं समझता हूँ अब फिर से वो समय आ गया है, कहीं ना कहीं इनको एक चोट होगी, फिर इनको ये समझ में आएगी कि आतंकवाद वाकई एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर पूरी दुनिया को एक साथ होकर, एकजुट होकर विचार विमर्श करना चाहिए और इसके खिलाफ कोई ना कोई ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए कि यहाँ से भी आतंकवाद शुरू होता है, वहां से उसको नस्तानाबूद किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए वही चीज मैं आपको जो पहले दोहराई है मैंने, कि जो तन लागे सो तन जाने। और हमारे भारत में आपको देखिए, कश्मीर में पिछले 30 सालों से 32 सालों से हम लोग इसको झेल रहे हैं। जी जी। तो ये इनको तब समझ आया जब इनके यहाँ पेंटागन हुआ, वो व्हाइट हाउस में हुआ या लंदन में हुआ, तब इनको समझ आया आतंकवाद भी कोई चीज है। मैं समझता हूँ कि बाकी ये अभी भाटिया जी ने कहा कि ट्रंप साहब तो उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के जेडी वैंस साहब है, जिन्होंने बड़ी परिपक्व और बड़े तरीके से दुनिया को मैसेज दिया था, एक संदेश दिया था। वो ट्रंप साहब उस लेवल पे वो संदेश नहीं दे पाए पूरे विश्व को। हाँ, ये जाहिर सी बात है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अल्टीमेटली ट्रंप तो राष्ट्रपति ही हैं। कर्नल भाटिया, आतंकवाद को लेकर मैं आपसे भी ये सवाल करूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर को एक लैंडमार्क के रूप में स्थापित कर दिया गया कि अब ये कभी बंद नहीं होगा। आपने ही कहा कि वो इन्फिनिटी, अनंत तक रहेगा, कि ठीक है, अब जो कोई हमसे इस तरह की हरकत करेगा उसको हम मार गिराएंगे। सवाल फिर घूम कर आता है कि पहलगाम के जो लोग हैं, देश पूछ रहा है, देश पूछेगा इसको कि भाई जो पहलगाम जिन लोगों ने किया, आप कह दीजिए कि ठीक है 9 जगह आपने आतंक की फैक्ट्रियाँ नष्ट कर दी, वेल एंड गुड, 100 आतंकवादी मार दिए, बहुत बढ़िया, वाह क्या बात, ये आपको पहले करना चाहिए। आपके पास अगर सूचना थी तो पहले ही आपको मार देना चाहिए, ठीक है। अब कम से कम आपके पास एक वाजिब कारण है कि पहलगाम किया इसलिए हम मार रहे हैं। लेकिन पहलगाम के मसले पर स्पेसिफिक कार्रवाई कब होगी, विशेष तौर पर पहलगाम के लोगों को कब, ये जो जिन लोगों ने इसको किया है उसको लेकर किस तरह की सोच देख रहे हैं आप पूरी इस कार्रवाई में, एक्शन में? देखिए, पहलगाम का इंसिडेंट एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट रहा, जिसमें शायद हमारा इंटेलिजेंस फेलियर रहा और कुछ हमारी तैयारियों की कमी रही, जिस बड़ा हादसा हो गया। और उसके बाद हमने जो कार्रवाई की, उनको घेरने की, पकड़ने की, उसमें भी डिले रहा और अभी तक कोई सूचना नहीं है कि हमने इन आतंकवादियों को जो 5 या 6 की नफरी में थे उनको पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए, क्योंकि ये जो युद्ध की स्थिति बनी थी इसमें वो उनका जो कार्रवाई हो रही थी उनके खिलाफ, उस पे तवज्जो की गई जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कश्मीर के अंदर इस समय 63 बटालियंस हैं राष्ट्रीय राइफल्स की, जो कि केवल एंटी टेररिज्म रोल में हैं। तो उनके जो सैनिक हैं, उनके जो नफरी है, वो इन्हीं के पीछे लगी होगी अपने अपने एरियाज के अंदर छानबीन करने के लिए। इसके अलावा
हमारे पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस ने बहुत से OGWs को जिन पे शक है, जिन्होंने हेल्प किया, इतना बड़ा वारदात बिना लोकल हेल्प के नहीं हो सकती। दिस इज एक्सेप्टेड ट्रुथ कि बिना लोकल हेल्प के ये वारदात नहीं हो सकती थी। तो उनको भी जिन पे शक है उठाया गया है, पूछताछ जारी है, NIA इसमें शामिल है और आने वाले दिनों में इसके भी रिजल्ट्स देश के सामने खुलेंगे। ये कहते हुए मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमें अपनी सरहद जहां से इन्फिल्ट्रेशन होता है उसको और मजबूत करना पड़ेगा। हमें उसको ऐसे उपाय करने पड़ेंगे कि ये इनपेनिट्रेबल हो जाए। इसके पार आर पार जो इनकी मूवमेंट होती है टेररिस्ट की, उसे रोकने के लिए कोई उपाय करना पड़ेगा, जैसा कि इजराइल के अंदर है। हमारी जो फेंस लगी थी 1990s के बाद, वो इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाई अभी तक, तो हमें कुछ और इस पे उपाय। कर्नल भाटिया, अब अपनी सीमा बहुत लंबी है, बहुत लंबी, सैकड़ों किलोमीटर लंबी सीमा है। अब इसको, आप तो खैर फौजी हैं, आप जानते हैं चीज़ों को, मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। इतनी लंबी सीमाओं को हम कैसे एक तरीके से सील पैक कर सकते हैं? देखिए, मैंने अपने जीवन के 20 साल कश्मीर को दिए हैं जी, और सांभा से लेके गुरेज तक मैंने नौकरी की है और पूरे इलाके में इस समय डबल फेंसिंग है जी। आपको ये जान के हैरानी होगी कि सर्दियों के जब हैवी स्नोफॉल होता है तो गुरेज, कुपवाड़ा और उड़ी के इलाकों में ये फेंस पूरी तबाह हो जाती है, और समर शुरू होने से पहले जब बर्फ होती है तो दोबारा नई फेंस लगा दी जाती है जी। तो हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। मुझे पूरा भरोसा है हमारे DRDO के ऊपर, वो कोई ना कोई नया उपाय सोच रहे होंगे जिससे कि ऐसी फेंस बनाई जाए, ऐसा ऑब्स्टिकल बनाया जाए जिसे पार करना मुमकिन ना हो और जो कि हर साल तबाह ना हो बर्फ के कारण। तो आने वाला समय बताएगा, हो सकता है इस पीरियड में, जो आने वाला पीरियड है कुछ चंद महीनों वर्षों में, ये इस पर जरूर कोई ना कोई कार्रवाई होगी। और यदि ये ब्लॉकेड करने में हम कामयाब रहते हैं और अपनी चौकसी बढ़ाते हैं तो टेररिज्म में डेफिनेटली J&K में कमी आएगी। आपको मालूम होगा 8 तारीख रात में एक सूचना निकली थी, नगरोटा में बहुत भारी तादाद में इन्फिल्ट्रेटर्स पहुंच गए हैं और उन्होंने किसी इंजीनियर पार्क पे हमला भी किया है। तो ये भी एक शायद प्रोपेगेंडा था, लेकिन ये इलाका हमारा वल्नरेबल है इस थ्रेट के लिए, इसे हमें रोकना होगा। जी, तो घुसपैठ भी एक बड़ी चुनौती के रूप में है हमारे लिए, हमारे सामने है। तो अभी प्रधानमंत्री जी ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि इस जो पूरी आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की इस लड़ाई में, एक तो हमारे हथियारों की एक्यूरेसी जिसकी बात आपने की, बहुत सारे स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन देखा गया और एक तरीके से बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला कि हम कितने एक्यूरेट हैं और हमारी जो फौजें हैं उनका कितनी तकनीकी रूप से कितनी दक्ष हैं। तो हथियार, गोला बारूद, हमारी मैन पावर, उसकी दक्षता का भी ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ। तो ये एक तरीके से क्या विश्व समुदाय में कोई पॉजिटिव संदेश भारत के लिए जाएगा इसको लेकर? ये सवाल मेरे पे है? जी भाटिया साहब। जी, देखिए, हमारी DRDO ने जो मिसाइल्स डेवलप की हैं ये वर्ल्ड क्लास मिसाइल्स हैं और अभी तक जो 4 दिन का संघर्ष चला इसमें मिसाइल्स और AD वेपन्स का ही इस्तेमाल मेनली हुआ और साथ में एयरफोर्स असेट्स का। इनको जो इंटीग्रेशन किया गया, आपस में इनका समन्वय किया गया, वो भारतीय टेक्निक और हमारी टेक्नोलॉजी को जग जाहिर करता है। जी, मैंने एक टेक्निक जो जिससे इनको इंटीग्रेट किया जाता है उसे नाविक कहते हैं, जिससे एग्जैक्ट पोजीशनिंग और गाइडेंस होता है इन हथियारों के लिए। जी, अगर आपका एक ड्रोन आपके ऊपर हमला कर रहा है, उसको ट्रैक करना, उसकी लोकेशन निकालना और उसके ऊपर एक मिसाइल या दूसरा हथियार से अटैक करना और उस हथियार के जो काइनेटिक
एनर्जी है उसको डायरेक्ट करना, ये एक बहुत टेक्निकल खेल है जिसमें भारत ने पहली बार एआई का इस्तेमाल भी किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कि लोग कहते हैं केवल चाइना और यूएस के पास है, हमारे पास नहीं है। चिप्स उनके पास है, हमारे पास नहीं है। लेकिन इन सब के कमियों के बावजूद चिप्स भी बनाए गए, एआई भी डेवलप की गई और हथियारों को इतने अच्छे ढंग से यूज किया गया कि पाकिस्तान की 95% ड्रोन्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स को हमने बर्बाद किया। जी, बहुत बहुत एक तरीके से बहुत साधन संपन्न, उतने जो बहुत बड़े मुल्क हैं उनके मुकाबले साधन संपन्न उतने ना होने के बाद भी हमने एआई का इस्तेमाल किया। हमने बहुत शानदार जो युद्ध मैनेजमेंट है, यूँ कहें कि उसको हमने वारफेयर को बहुत अच्छी तरीके से समझा और एक तरीके से दुनिया को संदेश गया कि नहीं, हम बहुत मजबूत देश हैं और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। शायद यही वजह है कि अमेरिका, चीन जैसे देशों को थोड़ी दिक्कत हो रही है। हम ब्रेक एक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार हमारे साथ कुछ और नए मेहमान होंगे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश और दुनिया को संदेश दिया है। उसके बहुत सारे मायने हैं, इसी पर क्या मायने हैं, क्या चीज़ें हैं, उसको हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक आलोक भदौरिया जी भी इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। भदौरिया जी की तरफ ही सीधे रुख करेंगे। आलोक जी, अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियाँ हैं वो प्रधानमंत्री ने बहुत लाउड एंड क्लियर चीज़ों को कह दिया साफ तौर पर कि भाई हम जो हमारी बातचीत है वो सीधे तौर पर इन्हीं टेरर और इसी पर होगी, पीओके और टेरर पर ही होगी। हम एक तो कोई और मुद्दे पर बातचीत नहीं करने जा रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भी हम नहीं चाहते। और उन्होंने एक बात और स्पष्ट की कि डीजीएमओ ने, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को अनुरोध किया था। इसमें कहीं किसी की बहुत मध्यस्थता जैसी बात प्रधानमंत्री ने नहीं कही, जबकि इसके उलट प्रधानमंत्री के संबोधन के ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बिना सवाल किए, किसी ने पूछा भी नहीं उनसे, लेकिन वो बताने लगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आखिरी में जब ख़त्म करते उन्होंने बताया कि नहीं, हमने वो युद्ध रुकवा दिया है, वो परमाणु युद्ध होने जा रहा था, हमने कहा हम दोनों से व्यापार नहीं करेंगे, तब दोनों मान गए। इन दोनों चीज़ों को हम किस तरह से देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तौर पर और भारत के जो सामरिक और सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को देखते हुए? धन्यवाद दूंगी जी। दो चीजें। पहला ये नहीं पता कि युद्ध विराम किया क्या, नंबर 1 जी। इससे पहले 2 बयान, एक बिहार में बयान, अंग्रेजी में बयान, उसका तर्जुमा आपने पिछली बार भी किया था जी। मैं उसको दोबारा से दोहराना नहीं चाहूंगा जी। दूसरा गृह मंत्री का बयान, चुन कर मारेंगे जी। अब इन दोनों घटनाक्रम को लेते हुए फिर एक आई है, आपके विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक फोटो जारी करते हैं, स्केच, और जी उस स्केच के बारे में चुप्पी है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आप साधन संपन्न, मैं ये नहीं कह रहा कि आप साधन संपन्न नहीं है, मैं तो सिर्फ बात केवल इंटेलिजेंस की तो हो रही है ना, हम तो और कुछ बातें नहीं कर रहे। सवाल है कि क्या वो पकड़े गए? युद्ध विराम हमने क्यों किया, पहली बात। दूसरी बात, चलिए हम मान लेते हैं कि उनके डीजीएमओ हमसे गिड़गिड़ाया। अरे तो गिड़गिड़ाया तो आपके डीजीएमओ से गिड़गिड़ाया ना, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन। तो अगर आपके डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से पाकिस्तान का डीजीएमओ अगर गिड़गिड़ा रहा है तो क्या प्रधानमंत्री को जानकारी नहीं थी? उन्होंने पहले क्यों नहीं कर दिया कि हम युद्ध विराम करते हैं? एक ट्वीट करने में दुर्गेंद्र जी कितना समय लगता होगा, ये बताइए। मैं तो थोड़ा सा उम्र ज्यादा हो गई है मेरे ख्याल से। पीएमओ में तो कुछ यंग और तेज तर्रार लड़के भी 40 सेकंड में कुछ ज्यादा बोल रहे हैं सब, आप और कम करिए इसको। तो 20 सेकंड मान लीजिए, 20 सेकंड मान लीजिए। तो जब डीजीएमओ गिड़गिड़ा रहा था, आप पसीज रहे थे बिना अपने घोषित लक्ष्य को पाए। अगर पसीज रहे थे तो खुद ही ट्वीट कर देते ना, किसने रोका? क्या आपके पास में 1 मिनट भी नहीं था? सवाल तो ये है जी। तो
मैं ये नहीं कहता किसने किसको नुकसान पहुंचाया, किसके पास में कितनी तकनीक उन्नत है या नहीं है, ये इशू ही नहीं है। इशू ये है कि क्या ये खंडन किया गया। दुनिया का जो चौधरी बना फिरता है, सरपंच जो बना फिरता है, उसी ने तो घोषणा करी, उसी ने तो कहा कि मैंने रुकवाया जी। तो क्या आपने ये कहा कि आपने नहीं रुकवाया, ये फैसला हमने लिया है? क्या ये आपको बयान मिला? नहीं ये मिला। फैसला भारत सरकार ने लिया है, अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं लिया है। वो तो इत्तेफाक की बात है कि सूचना उन्होंने दे दी। अब पहली बात, अगर सूचना दी तो आपने उनको क्यों बताया? क्या आपको डोनाल्ड ट्रंप का, क्या हमारे विदेश मंत्रालय ने, क्या हमारे पीएमओ जो है, इतना बड़ा ताकतवर पीएमओ है, क्या वो ट्रंप की पर्सनैलिटी का एनालिसिस नहीं कर पाए? जी। क्या ट्रंप पहली बार बने थे राष्ट्रपति? क्या उससे पहले नहीं बने थे 4 साल, जब उन्होंने जीएसपी से भारत को बाहर कर दिया था? $5.3 अरब का जब व्यापार होता था, भारत को तरजीही राष्ट्र का दर्जा से बाहर कर दिया था। क्या वो बहाल कर पाए? नहीं। उसके बाद वो किस तरीके से उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के साथ वहां पर जो बॉडी लैंग्वेज थी उनकी, वो हमको अच्छी नहीं लगी। 140 करोड़ के देश के साथ में आप प्रधानमंत्री के साथ में आप बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी नहीं थी, ये बिल्कुल अच्छा नहीं। क्या इस चीज का अंदाज नहीं था? क्या आज ऐसा हो सकता है कि आप कोई कार्रवाई करें और दुनिया के किसी भी मुल्कों को पता नहीं चले? चूंकि आप कार्रवाई कितने दिनों के बाद में कर रहे हैं, 22 तारीख की घटना के बाद में आपने त्वरित कार्रवाई नहीं करी, न 24 को करी, न 25 को करी, न 26 को करी, न 28 को करी। टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपके पैनल में एक डिफेंस के एक्सपर्ट भी हैं। मेरा मानना है कि देखिए, इसमें जो सरप्राइजिंग वाला जो एलिमेंट होता है वो तो आपका गायब हो गया जी, पूरी तरह गायब हो गया। तो अब ये सोचना कि अगर आप वो कुछ करेंगे, जब भले आप कन्वेंशनल करें, जाहिर सी बात है कि जो भी होता है कन्वेंशनल होता है। 26 साल से दोनों के पास में एटॉमिक हथियार है, तो ये भी माना जा रहा है कि आज तक किसी ने कोई इस्तेमाल नहीं किया। बयानबाजी छोड़ दीजिए, बयानवीर तो बहुत होते हैं, उसको छोड़ दीजिए, ना कोई करता है। अब सवाल यह है कि इतने सारी चीजों में एक युद्ध विराम, आपने क्या शर्तें थी? रक्षा मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर देनी चाहिए जी। क्या दिक्कत थी कि भाई ये हमने किया है और ये शर्तें? क्या शर्तें? पहला, आतंकवादी ठिकाने नष्ट कर दिए जाएंगे, पाकिस्तान इसके लिए तैयार हो गया है। क्या ये कोई बयान आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? दूसरा, क्या ये बयान आया कि वो चारों को हवाले कर दो, नहीं तो हम उसामा बिन लादेन को जैसे मारा गया था हम उससे मार देंगे? क्या ये बयान आया? नहीं आया। अब सवाल है कि जो बयान आया कि हम बात नहीं करेंगे, खून पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो ये तो पहले भी बोला गया था। अगर आप सिलसिलेवार, अगर इसी मौजूदा कार्यकाल की हम बात करें, पुराने कार्यकाल छोड़ देते हैं, हम वो अटल जी का छोड़ देते हैं, मनमोहन सिंह का, सबका छोड़ देते हैं, हम इसी कार्यकाल की जो कंटिन्यूटी में हम उसकी बात कर लेते हैं। इसी में तो पठानकोट हुआ था, इसी में तो उरी हुआ था, इसी में तो सारी पुलवामा हुआ था, तब भी यही बातें कही गई थी, तो वो तो तब भी कर रहा था। तो सवाल ये नहीं है। अब इसी में मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि अगर इतना पुलवामा होने के बाद भारत ने बहुत तत्परता के साथ काम किया और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवा दिया था, इसको विश्व जनमत का समर्थन भी मिला था जी। अब सवाल यही होता है कि 2023 में वो ग्रे लिस्ट से बाहर कैसे हो गया? किसने पैरवी नहीं करी? क्या पैरोकारी में कोई कमी रह गई तो कौन जिम्मेदार है? अब यही सवाल खड़ा होता है कि जवाबदेही की हम किससे उम्मीद करें। अब सवाल है कि अगर अब फिर अभी जैसे मैंने अभी कहा, मैं फिर दोहराऊंगा उन शब्दों को, क्या ट्रंप का आपने एनालिसिस नहीं किया? ट्रंप ने, जैसे अभी आपने कहा, उसने तो खुद कह दिया कि मैंने तो ट्रेड की धमकी दे दी जी। शब्द भी इस्तेमाल कर दिया, लेकिन उसने तो कह दिया मैंने तो धमकी दे दी। और जो ट्रंप को जानते हैं, वो 4 साल पहले भी रह चुके हैं राष्ट्रपति, अभी भी वो 4 महीने से वो एकदम मतलब 100 दिन हो चुके हैं, 4था महीना है उनका, और जिस तरीके से ताबड़तोड़ घोषणाएं, ये सब आए बाएं जो सब बोल रहे हैं, वो तो दुनिया के सरपंच के तरीके से बोल रहे हैं ना। तो क्या आपने किया? अब एक मैं ट्रंप साहब की भी मैं बात करूंगा, उसके बाद बात खत्म करूंगा। ट्रंप साहब कह रहे थे कि बड़ी खतरा हो सकता है। मैं उनके बयान पे जाता हूँ, इधर का बयान छोड़ता हूँ, मैं उनके बयान पे जाता हूँ, क्योंकि आपने आपका जो सवाल जो खत्म किया था, आपने ट्रंप के सवाल से किया जी। उनको था कि बड़े न्यूक्लियर हो सकता था, बड़ा नुकसान हो सकता है। तो भैया, इजराइल में क्या हो रहा है? इजराइल ने कितने लोगों को मार दिया? क्या ये नहीं पता? अमेरिका को इसकी चिंता नहीं हो रही? सारी चिंता बस भारत पाकिस्तान की हो रही थी। क्यों? इसकी वजह तो बता दे, क्यों चिंता हो रही थी?
इन्हीं सब के घटनाक्रम के बीच में एक सबसे बड़ी जो खबर जो चल रही है, मुझे लग रहा है कि राष्ट्र के नाम संबोधन और डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब जो भी है, उसके बड़ी खबर तो यही चल रही है, अमेरिका और चाइना में ट्रेड डील हो। जी, मेरा सवाल यही, मेरा एक अंतिम सवाल बड़ी आपसे डील यही है है कि इसके मुतालिक हम कैसे देखें कि ट्रेड डील तो क्या मतलब दोनों मिलके भारत पाकिस्तान दोनों को मूर्ख बना रहे हैं, अमेरिका और चीन? अब ये देखिए ना, पाकिस्तान, भारत, अमेरिका पूरी तरह कारोबारी है। उसने क्या किया, दोनों ने करीब 100-100% के करीब टैरिफ उन्होंने घटा दिया। अब अमेरिका चीन के सामानों पर लगाएगा 30% टैरिफ और चाइना अमेरिका के सामानों पर लगाएगा 10% टैरिफ। तो सारा, क्योंकि भाई $600 अरब से ज्यादा का तो दोनों के बीच में कारोबार है। अब $600 में से थोड़ा घट जाएगा तो ये $500-550 तो आ ही गया, यानी स्थिति जस की तस रहेगी, जरा बहुत फर्क आएगा। और जो जरा बहुत फर्क आएगा, एक ऐसा होता है ना कि जब आप मुखिया को मार देते हैं तो फिर नीचे वाले बेचारे छोटे छोटे देश, इमर्जिंग कंट्री किया, उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो तो बेचारे वैसे ही नतमस्तक हो जाते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि मैक्सिको क्या स्टैंड लेता है, कनाडा क्या स्टैंड लेता है, क्योंकि उनका कारोबार ही कितना है। दुनिया का सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री और दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश, दोनों ने आपस में हाथ मिला लिए। अब बाकी लोग जो ये सोच रहे थे कि हमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तो इसी तरीके से हुआ कि भाई फला टीम हार जाएगी तो हम फाइनल में पहुंच जाएंगे, इस तरीके की उम्मीदें हैं। वाला आपने बिल्कुल बहुत सही उदाहरण दिया, ये बहुत नायाब उदाहरण दिया आपने जी, कि वो अगला हार जाए तो हम पहुंच जाएंगे जी जी जी। तो मेरा मानना है कि सीज फायर की शर्तों का होना चाहिए। अब ये है कि हम उसको पलट के जवाब देंगे, ये तो हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। बात ये नहीं है, ये है ही नहीं। बात ये है रोका क्यों? अगर रोका तो क्या असेसमेंट नहीं था? हमारी आर्मी इतनी बहादुर है और इसमें इतने एक्सपर्ट लोग हैं, मैं कुछ एक दो लोगों को जानता भी हैं जो पहले मैं डिटेल नहीं खोलना चाहूंगा, वो बहुत एक्सपर्ट रह चुके हैं। वो बताते हैं इतनी लंबी प्लानिंग होती है, 24 घंटे की प्लानिंग नहीं करती है आर्मी। आर्मी शांति काल में भी लंबी प्लानिंग करती है, तो हमेशा कम्बैट के लिए रेडी होती है जी। ऐसा नहीं होता कि वो सोती चली जाती है कि जब कोई ऊपर से आदेश लगा, जो ऊपर का तो आदेश तो आएगा आएगा, लेकिन वो हमेशा सारी प्लानिंग करके रखती है। ठीक है, हमारे यहाँ थिएटर कमांड नहीं बनी है जिस तरह चीन में बनी है, लेकिन इसके बावजूद हमारी आर्मी, हमारी मिलिट्री पूरी तरीके से तैयार रहती है, तीनों फोर्सेस तैयार रहती हैं। तो इसलिए ये कहना तो बेकार है कि, लेकिन मैं इस बात से नहीं सहमत हूं। मैं एक आर्मी, आपके जो पैनल के एक्सपर्ट है, मैं उनसे एक मेरी जिज्ञासा थी, मैं उनका सवाल चाह रहा हूं कि आप इजाजत दें तो सवाल मैं पूछना चाहता हूं। प्लीज आलोक जी पूछिए। भदौरिया जी, गो अहेड प्लीज। हाँ, मैं ये चाह रहा था कि हमारे जो फौजी अफसर अभी जो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें वो पूरे यूनिफॉर्म पहन के आए, हेड गियर क्यों नहीं पहने? मैं इस सवाल का जवाब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैंने भी बहुत साल पत्रकारिता करी है, हेड गियर के बिना यूनिफॉर्म अधूरी होती है, और एसी है, कम्बैट भी नहीं था। आलोक जी, जब यूनिफॉर्म होती है तो आउटडोर्स में जब हम लोग होते हैं तो हेड गियर पहनते हैं, जब इंडोर्स होते हैं तो हेड गियर उतारने की एक ट्रेडिशन है, एक प्रथा है। हम लोग जब आपस में बातचीत करते हैं इंटरनली बैठकर, तो हेड गियर हमेशा डाउन किया जाता है। ये एक प्रथा है फौज की। बात से सहमत हो? बिल्कुल आपकी बात से सहमत हो, लेकिन आपकी जो विंग कमांडर थी और जो कर्नल थे, उन दोनों ने तो हेड गियर पहना था। नॉर्म्स तो एक ही लागू होंगे ना, फौज तो फौज ही है, चाहे वो नीचे का हो चाहे वो ऊपर का। जी हाँ, ये तो उन्होंने पहने, इन्होंने नहीं पहने, ऐसा मतलब सीनियर हो जाते हैं तो आपके लिए नियम बदल जाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। मैंने बोला ना, ये प्रथा है, ट्रेडिशन है, और इसके ऊपर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप और मैं यदि मिल रहे हैं एक कवर्ड एरिया में, एक हॉल के अंदर, तो मेरी इच्छा है कि मैं हेड गियर पहन के रखूं या उतार दूं, उसके लिए मेरे पास कोई कंपल्शन नहीं है। तो प्रथा है ये, कोई वो इस पे नियम नहीं जी। ये ड्रोन एक इलाके में, सांबा के इलाके में देखे गए हैं, तो हो सकता है जो टेररिस्ट स्लीपर सेल उस इलाके में है, उन्होंने कुछ ड्रोन कॉप्टर्स को एक्टिवेट किया है। मेरा ये मानना है कि इसको अभी केवल लोकलाइज्ड एक अफेयर के रूप में देखना चाहिए, इसको सीज फायर का उल्लंघन के रूप में नहीं देखना चाहिए। वेट करना चाहिए कुछ समय कि ये एक्टिविटी कितनी है, क्वांटम क्या है, इस पे शीघ्र टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। ठीक बात। आलोक जी, एक अंतिम टिप्पणी, फिर मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा।
आलोक जी। देखिए, मैं अभी अब हमारे इनकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि पाकिस्तान में नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और वो रहते हैं, वो तुरंत खत्म नहीं होने वाले, 2-4 स्ट्राइक से बिल्कुल भी नहीं खत्म होने वाले। ये इसको आप एक तरफा भी ले सकते हैं या ये भी ले सकते हैं, जैसे अभी आपने खत्म किया कि वो टो लेने के लिए घूम रहे हो कि भारत की जो प्रिपेयर्डनेस है या भारत के पास जो डिफेंस सिस्टम है वो कितना मजबूत है, इसकी जांचने परखने के लिए भी इस तरीके की गतिविधियां होती रहती हैं। इसको ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, हम मुस्तैद रहें, ये ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का। वो तस्वीर भी हम जिस एजेंसी ने जारी की है उसको हम दिखा रहे हैं, फुल स्क्रीन दिखा दी जाए वो तस्वीर। समाचार एजेंसी एनआई के एक्स पोस्ट पर ये तस्वीर देखने को मिली है और उसमें एक ड्रोन की भी तस्वीर पोस्ट की गई है। ऊधमपुर में भी ड्रोन देखे गए हैं। अभी दोनों एक्सपर्ट हमारे कह रहे हैं कि तत्कालिक रूप से कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं कि ये कोई उल्लंघन है, ये क्या है। ये भी बड़ी खबर आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया गया। जैसा मैं कह रहा था कि अगर धमाका हुआ तो मार गिराए होगा, तो 2 जगह ड्रोन मारे गए हैं। क्या स्थिति होगी क्या नहीं होगी, कुछ 3-4 इलाकों में ड्रोन दिखने की खबरें हैं और इसके बाद से जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर जाहिर सी बात है लोगों के अंदर आशंका, चिंता और कहीं ना कहीं डर नज़र आ रहा होगा। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें कही हैं, स्पष्ट कर दिया है। मुझे लगता है कि देश के लोगों का 80-90% जो सवाल थे वो हल हुए होंगे। बाकी इंतज़ार करना चाहिए। ये 2 देशों का मसला है, अंतर्राष्ट्रीय मसला है। इसे किसी अत्यंत जोश में किसी अन्य चश्मे से देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक बात पर बहुत जोर दिया, उस बात पर आप भी जोर दीजिए कि इस देश की एकता बनी रहे। ये हिंदू मुस्लिम करना छोड़िए, नफ़रत फैलाना छोड़िए। जो लोग नफ़रत फैलाते हैं उनसे मेरी गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।